नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में इकाई 4। और इकाई 4 में आपको आपके पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना होता है? वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़नी होती है, जिसमें हम लोग कुछ विमर्श पढ़ते हैं, कुछ दर्शन पढ़ते हैं। तो ये इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही शुरू की है। इस पे एक क्लास आपके लिए बनाई गई थी और उस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उस क्लास में हम लोगों ने अंबेडकर जी का जीवन और दर्शन पढ़ा था। दरअसल आपके पाठ्यक्रम में 3 महानुभावों के जीवन और दर्शन पढ़ने हैं, जिसमें अंबेडकर है, गांधी है और राम मनोहर लोहिया है। तो अंबेडकर जी के बारे में, उनका जीवन और उनका दर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की ये उसी इकाई 4 की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जी के जीवन पर और राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन पे। उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और हम बात करेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी का भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति को लेके, भारतीय समाज को लेके, भारतीय आर्थिक व्यवस्था को लेके और भारतीय धर्म को लेके उनका दर्शन क्या था, उनका चिंतन क्या था, उनके विचार क्या थे। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राम मनोहर लोहिया के जीवन पे। तो बात करते हैं राम मनोहर लोहिया के जीवन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। तो आपको याद रखना है कि राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। चाहें तो आप तिथि भी याद रखें, और अगर तिथि नहीं याद रख सकते हैं तो आपको वर्ष हर हाल में याद रखना है। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अकबरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अकबरपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर आप याद रखना चाहते हैं इनका जनपद, इनका जिला, तो जिला कौन सा था इनका? फैजाबाद। फैजाबाद। तो राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 अकबरपुर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रह जाएगा। माता थी चंडी देवी और पिताजी का नाम था हीरालाल। अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ कहाँ से पाई, तो इंटर इन्होंने किया बनारस विश्वविद्यालय से। उसके बाद ये जो है कोलकाता विश्वविद्यालय साल 1929 में आते हैं। फिर पीएचडी करने के लिए साल 1930 में जो है हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन बर्लिन हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन यानी जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ से ये अपनी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी पूरी करते हैं। और बात करें कि इन्होंने अपना शोध किस पे पूरा किया था या इनका शोध विषय क्या था, तो नमक सत्याग्रह पे इन्होंने अपनी पीएचडी की थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे पिछली परीक्षा के एक जो नेट जेआरएफ की उससे पिछली वाली परीक्षा हुई थी, उसमें बड़ा साधारण सा आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया था। आपसे पूछ लिया गया था, बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पश्चिम के किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे? तो आपको जो है लोहिया जी का विश्वविद्यालय याद रखना है कि ये जो है अपनी पीएचडी करने के लिए हम्बोल्ट विश्वविद्यालय गए और वहां पे उनका शोध विषय क्या था? नमक सत्याग्रह पे उन्होंने शोध किया था। लोहिया जी तथाकथित तौर पे नास्तिक थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और इन्होंने हरिजन मंदिर आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने इनका आंदोलन याद रखना है, इन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था। तो इतनी चीजें याद रह जाएंगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं के बारे में। रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो एक नज़र इन्होंने और बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जो इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे इनकी जो पहली बहुत महत्वपूर्ण रचना है वह है व्हील ऑफ काल, यानी काल का पहिया, समय का पहिया। एक इनकी रचना है मार्क्स, एक है गांधी और समाजवाद,
एक है भारत विभाजन का दोषी पुरुष, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी खूब ज़्यादा बात होती है। भारत विभाजन का दोषी पुरुष, सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल, हिंद बनाम हिंद, नया समाज नया मन, विल टू पावर। और इन्होंने बड़ा ही एक प्रसिद्ध या फिर कहें कुप्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसकी बड़ी ख्याति हुई, जो बड़ा विख्यात हुआ और चर्चा में रहा। विख्यात हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन खूब ज़्यादा चर्चा में रहा। तो ये लेख आपको याद रखना है। लेख का शीर्षक था शास्त्रों का नाश हो। तो एक बार इनकी रचनाओं पे हम लोग फिर से बात कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इनकी रचना थी व्हील का काल, व्हील ऑफ काल, ये ऑफ कर लीजिए, व्हील ऑफ काल, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन का दोषी पुरुष, सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल, हिंद बनाम हिंद, नया समाज नया मन, विल टू पावर। और इनका ये जो लेख था शास्त्रों का नाश हो, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए, शास्त्रों का नाश हो नामक लेख किसने लिखा था? तो ये लेख राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था। याद रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये इनकी रचनाएं हो गई, इन पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और उपलब्धियां, यानी राम मनोहर लोहिया जी के जीवन का ब्यौरा। अब हम लोग तिथिवार लेंगे कि कौन कौन से वर्ष में इन्होंने कौन कौन से काम किए, क्या इनकी उपलब्धियां रहीं और किस वर्ष में इन्होंने क्या किया, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 1926। साल 1926 में ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। और उस समय इनकी उम्र बहुत कम थी। कितनी थी? मात्र 16 वर्ष की इनकी उम्र थी। तो 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं और उस समय ये महज 16 वर्ष के थे। साल आता है 1928-29 और इस साल में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकाला था। और साइमन कमीशन आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा भारत में कब आया था? 1928 में आया था। तो 1928-29 में ये साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकालते हैं। साल आता है 1930 का। ये जर्मनी चले जाते हैं अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए और 1933 में वह फिर से भारत चले आते हैं। यानी 30 में जर्मनी गए और 3 साल बाद 33 आते आते अपना शोध कार्य पूरा करके नमक सत्याग्रह पे पुनः वे भारत चले आते हैं। साल आता है 1934 का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ये स्थापना करते हैं और उसके बाद 1934 कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेते हैं। लोहिया ने संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। 1946 में गोवा सरकार की हैवानियत के विरुद्ध ये जो है जन चेतना विकसित करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य भूमिका में ये रहे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसकी ये जो है मुख्य भूमिका में रहते हैं। साल आता है 1956 का और ये जो है पुनः सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं और इसी वर्ष इन्होंने मैनकाइंड नाम की पत्रिका भी निकाली थी। तो ये पत्रिका आपको याद रखना है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैनकाइंड पत्रिका किसकी है, तो मैनकाइंड पत्रिका राम मनोहर लोहिया जी की है और इस पत्रिका को इन्होंने 1956 से इसका जो है संपादन इन्होंने प्रारंभ किया था। 1962 में आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि 1962 में जब चीन भारत युद्ध हुआ था, उस समय तक नेहरू और लोहिया के बीच में तमाम मतभेद हो गए थे और ये जो है दोनों लोग दो ध्रुवों पे खड़े हुए व्यक्ति जैसे दिखने लगे थे। 1965 में मूल्य वृद्धि और खाद्यान्न संकट के समय कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ का इन्होंने नारा दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया। कब दिया? 1965 में दिया। और मूल्य वृद्धि तथा खाद्यान्न संकट के समय ये नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया के चिंतन और दर्शन पे। उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी के राजनैतिक विचार क्या थे। तो राम मनोहर लोहिया
जी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहद जरूरी समझते थे। यानी राम मनोहर लोहिया ये मानते थे कि देश में डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, लोकतंत्र होना ही चाहिए, और ये उसके हिमायती थे। लोहिया ने राजनैतिक विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा योजना को बहुत महत्व दिया। चौखंबा योजना को बहुत महत्व दिया। याद रखना है, राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा योजना को बहुत महत्व दिया। और सत्ता का विकेंद्रीकरण ये कैसे चाहते थे, सत्ता जो है कैसे जो है बटे, वो चाहते थे कि ग्राम, जनपद, राज्य और केंद्र, इस तरीके से सत्ता जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सबसे निम्नतम, सबसे छोटी इकाई ग्राम हो, फिर जनपद हो, फिर राज्य हो, फिर संघ हो। तो ये जो है आपको याद रखना है। चौखंबा योजना की अगर आपसे बात की जाए तो आपको राम मनोहर लोहिया को भूलना नहीं है। मातृभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश में भी इनका जो है काफी योगदान रहा। तो ये कुछ चीजें थी जिनको आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि लोहिया जी के सामाजिक विचार क्या थे, सामाजिक चिंतन क्या था, सामाजिक दर्शन क्या था इनका। तो राम मनोहर लोहिया जी गांधी और मार्क्स, ये जो है गांधी जी से भी कुछ बातों में प्रभावित थे और मार्क्स से भी जो है कुछ बातों से प्रभावित थे। ना ये गांधी जी को पूर्णतः खारिज करते थे, ना गांधी जी को पूर्णतः स्वीकार करते थे, ना ही मार्क्स को पूर्णतः खारिज करते थे, और ना ही मार्क्स को पूर्ण रूप से स्वीकार करते थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया गांधी और मार्क्स जैसी दो परस्पर विचारधाराओं के मध्य सूत्र का कार्य किया। वह अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी और समस्याएं, ये भी एक पुस्तक इनकी है, इसको आप लोग याद रखें। वे अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी और समस्याओं में कहते हैं कि कार्ल मार्क्स और गांधी के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष है। कार्ल मार्क्स और गांधी के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष है। तो ये एक कथन है, इसको भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि कार्ल मार्क्स और गांधी के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष है, ये कथन किसका है? तो राम मनोहर लोहिया का है। लोहिया मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद को अपनाते हैं, लेकिन मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि लोहिया मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है उसको स्वीकृति देते हैं, लेकिन मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है उससे जो है सहमत नहीं हो पाते। लोहिया ने जाति प्रथा को अभिशाप माना, स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया और बहुपत्नीवाद का घोर विरोध किया। लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की, जहां व्यक्तिगत स्वच्छंदता को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया जाता है। वे धर्म, दक्षिणपंथ और राजनीति को मिलने के पक्षधर नहीं थे। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि धर्म, दक्षिणपंथ और राजनीति परस्पर जो है मिली जुली हो गई। आप ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति ही धर्म बन गई है, धर्म की राजनीति हो रही है। तो लोहिया चाहते थे कि धर्म एक अलग विषय हो, जो लोगों की आस्था का विषय है, जिसमें राजनीति ना आने पाए। लोहिया चाहते थे कि दक्षिण पंथ अलग रहे, राजनीति अलग रहे। तो जो चाहते थे, लोहिया कहते भी थे, आखिरी में अभी आप कथन पढ़ेंगे, लोहिया कहते थे लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन मेरे मर जाने के बाद। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं, हमको अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है। तो ये आपको याद रखना है कि लोहिया धर्म, दक्षिणपंथ और राजनीति को मिलाने के पक्षधर नहीं थे। अब हम बात करेंगे लोहिया जी की आर्थिक विकास की रूपरेखा क्या थी। लोहिया मानते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बेहतर कोई दर्शन नहीं है। गांधी जी के तरीके से राम मनोहर लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने के सख्त विरोध में खड़े थे। धन से परिपूर्ण यानी धनाढ्य व्यक्तियों के लिए लोहिया चाहते थे कि वे की सीमा निश्चित हो। यानी जो बहुत ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति हैं उनके लिए ये सीमा निश्चित की जाए कि वो कितना खर्च करेंगे। अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति अपनी जो है लड़की का विवाह करता है तो उसके लिए भी ये जो है सीमा तय की जाए कि वो उसमें कितना खर्च कर सकता है। तो व्यय की सीमा वो सुनिश्चित करवाना चाहते थे। पंचवर्षीय योजनाएं, जो नेहरू के समय से योजना आयोग चलता आया था, उसको जो है लोहिया जी अनावश्यक मानते थे। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार जब 1914 में आती है तो 1917 में ये जो है योजना आयोग बंद कर दिया जाता है और योजना आयोग की जगह नरेंद्र मोदी सरकार नीति आयोग को लेके आती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को ये भी अनावश्यक मानते थे। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के बाद लोहिया ने जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, श्रम नीति, भाषा नीति
आदि नीतियों को प्रतिपादित किया। याद रखना है कौन कौन सी नीतियां, जाति नीति, ये सारी नीतियां इन्होंने बनाई थी। कौन कौन सी नीतियां बनाई थी, एक बार उन पे हम लोग हल्की सी नजर डाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसमें से जाति नीति थी, भूमि नीति थी, अन्न नीति थी, आय नीति थी, मूल्य नीति थी, श्रम नीति थी, भाषा नीति थी। इन नीतियों पे जो है इन्होंने विचार किया और फिर जो है इनका प्रतिपादन किया। नेहरू की जो है सप्त क्रांतियों पे हम लोग बात कर लेते हैं। राम मनोहर लोहिया ने समाज में परिवर्तन के 7 स्वप्न देखे थे, यानी वो चाहते थे कि इन 7 चीजों के लिए क्रांति की जानी चाहिए। उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नर नारी की समानता के लिए, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक एवं वैचारिक असमानता के विरुद्ध, संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता और विश्व लोक राज्य के लिए, व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध आर्थिक समानता के लिए, निजी जीवन के अंधकार आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, अस्त्र शास्त्रों के विरुद्ध और सत्याग्रहों के लिए। तो ये जो है इनकी सप्त क्रांतियां थी जिनके बारे में खूब बात होती है। लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद, ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते थे। जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा है कि राम मनोहर लोहिया को उनके समकालीनों ने बहुत गलत समझा। राम मनोहर लोहिया को उनके समकालीनों ने बहुत गलत समझा। शायद उनके विचार इतने मौलिक थे कि उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सका, जबकि उनकी सीधी साधी बातें कई लोगों को अप्रिय लगी। तो ये थे राम मनोहर लोहिया, जो बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, बड़ा दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। राम मनोहर लोहिया पे रिसर्च करते समय जो है इतना मुझे समझ में आया कि बड़े शानदार व्यक्ति थे, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, और देश के लोकतंत्र के लिए, देश के समाज के लिए, देश की राजनीति के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए उन्होंने खूब सोचा। इसके लिए हम सबको उनका जो है कृतज्ञ होना चाहिए। तो आज की क्लास में राम मनोहर लोहिया जी के बारे में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि लोहिया जी के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपको यहाँ से मिले। आज की क्लास यहीं तक। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।